सो वेलकम गाइस, वेलकम टू चाल्क स्टडी। और आज हम करने वाले हैं अपना थर्ड टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। और ये है चाल्क स्टडी, नाम तो सुना ही होगा। तो देखते हैं अपने क्या है ये टॉपिक, क्या इसमें डिस्कस करा गया है, क्या इसके व्यूज़ हैं। तो देखते हैं, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में हम पिछले वाली वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है डेवलप हो रही थी, सीक्रेट सोसाइटी बन रही थी। जो सीक्रेट सोसाइटी हम गिब्सी मैजीली जो है उसके 3 सोसाइटी बनाई थी। उनमें हमने पढ़ा था द न्यू यंग इटाली एंड यंग यूरोप, 2 सोसाइटी उन्होंने बनाई थी। और कार्बोनिक जो थी वो इसकी जो है उसमें काम करता था, वो उसमें गिब्सन जो है था। तो अब देखते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। तो एज ऑफ रेवोल्यूशन अब जो है रेवोल्यूशनरी जो है पिछली वीडियो में जो है फॉर्म हो चुके थे। अब जो है अब उसमें जो है फाइट जो होंगी रेवोल्यूशन के बीच में और कंजर्वेटिज्म के बीच में, वो देखेंगे उसमें। स्पेशली जो है कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म या कह सकते हैं नेशनलिज्म, जो अपने देश के लिए आज़ादी चाहते थे, उन दोनों के बीच में अब जो है कन्फ्लिक्ट होनी शुरू हो गई थी यूरोप में। वो लड़ाई करने लगे थे कि हमें जो है लिबरलिज्म नेशनलिज्म कह रहे थे कि हमें जो है पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। और कंजर्वेटिज्म जो थे मोनार्ची सिस्टम डेवलप कर चुके थे, और लिबरलिज्म जो थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे। तो देखते हैं कंजर्वेटिज्म कौन है। PRAB समझ चुके होंगे आप, पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पिछली वीडियो में बताया था। और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म कौन थे? ये थे एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेसर्स और टीचर्स थे, पढ़ा ही होगा, मिडिल क्लास जो उभर के आई थी। और देखते हैं इनके क्या व्यूज थे, कैसे ये जो है रेवोल्यूशंस करे, कैसे जो है रेवोल्यूशंस हुए थे। एज ऑफ रेवोल्यूशन ये मेन जो है टॉपिक है, रेवोल्यूशंस के भी बारे में है। तो 1830 से 1848 के बीच जो रेवोल्यूशन चले, इस टॉपिक में हम द एज ऑफ रेवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, तो कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुए, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ग्रीक रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था जुलाई 1830 में। जुलाई 1830 में आया था। ट्रांसफर ऑफ मोनार्ची टू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची विद लुइस द फिलिपी एट इट्स हेड। तो इसके जो रिजल्ट निकले, तो फ्रांस रेवोल्यूशन के जो रिजल्ट निकले, तो ट्रांसफर ऑफ मोनार्ची टू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आ गया। मोनार्ची मतलब अब अपना रूल नहीं चलाएगा राजा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना पड़, सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सेट ऑफ रूल जो है, सेट ऑफ लॉ जो है उसे फॉलो करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च आ गया था मोनार्ची की जगह, और जो है विद लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। और उसका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च का जो हेड जो था, जो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, उसे जो है लुइस फिलिपी को बना दिया था। सेकंड देखते हैं, बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम को जो है इंडिपेंडेंट मिल गई थी, कहाँ से? किंगडम ऑफ नीदरलैंड। किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है, जो नीदरलैंड है उसका जो है पार्ट है बेल्जियम। और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है, बेल्जियम की कैपिटल है बर्जेल्स। हाँ, बर्जेल्स उसकी कैपिटल है। तो बर्जेल्स में ही रेवोल्यूशंस फीलिंग जो है डेवलप हुई थी। बर्जेल्स में ही रेवोल्यूशन ही आया था पहले। तो बर्जेल्स से चलते चलते पूरे उसके जो है बेल्जियम में फैल गया वो रेवोल्यूशन। अब जो बेल्जियम में फैल गया, तो बेल्जियम जो है एक जो है डोमिनेट कंट्री था, कह सकते हैं। नीदरलैंड उसे डोमिनेट कर रही थी, लेकिन जब उसमें रेवोल्यूशन आया तो बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। उससे नीदरलैंड से उसको फ्रीडम मिल गया, और वो अब एक फ्री कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है वो। थर्ड देखते हैं, मेटरनिक रिमार्क दैट व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। यस, तो मेटरनिक जो है नाम सुना होगा, जो ऑस्ट्रिया के जो ट्रीटी ऑफ वीना था उसके होस्ट जो थे वो मेटरनिक थे। उन्होंने एक बार फिर से रिमार्क करा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फिर से रिमार्क कर रहे हैं ये। इतने 2 बार इसका नाम आ चुका है, ये 3री बार है इस चैप्टर में। तो रिमार्क दैट द फ्रांस स्नीज व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब जो है फ्रांस छींकता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप को, पूरे यूरोप को जो है सर्दी हो जाती है, खांसी या जुकाम हो जाता है, वो कहना चाह रहा है ये। तो ये इनका मानना सही भी था, क्योंकि जो है फ्रांस जो था एक ऐसा कंट्री था जो था जहाँ पे नेपोलियन आया, उसमें जो है ये रेवोल्यूशंस भी डेवलप हुए। तो फ्रांस से ही ये सब डेवलप हुआ है, जो रेवोल्यूशंस हैं ये। अब यूरोप का जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये सब फ्रांस पे ही जो है मेन जो है मिड पॉइंट जो है उस पर ही डिपेंड करता है, फ्रांस पे। तो ये थे फ्रांस रेवोल्यूशन के कुछ व्यूज। अब देखते हैं ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन कंट्रोल, तो ग्रीक जो था अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो पहले जो है देखा जाए तो ग्रीक जो है किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ग्रीक जो था एक जो है उस पर ऑटोमन एम्पायर था, उसका कब्जा था। ग्रीक जो है इंडिपेंडेंट नहीं था पहले। तो देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर जो है बेसिकली मुस्लिम एम्पायर था, एक मुस्लिम। तो जो है उसने उस पर कब्जा कर लिया था।
नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम मैनी पार्ट ऑफ यूरोप टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीक को जो है सपोर्ट मिला बहुत से पार्ट ऑफ यूरोप से। देख सकते थे आपकी जो फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद जो है नेशनल्स की फीलिंग जो है डेवलप होने लगी, रेवोल्यूशंस डेवलप होने लगे, तो ग्रीक को भी सपोर्ट मिल गया था अदर पार्ट ऑफ यूरोप से ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। और वो भी जानता था कि हम जो ये जो ऑटोमन एम्पायर है वो हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हमें जो है ऑटोमन चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम लेकर रहेंगे इंडिपेंडेंस। तो उसे जो है उसने भी काफ़ी इसमें जोर लगा दिया इंडिपेंडेंस लेने में, और दूसरे पार्ट जो थे यूरोप के उसे भी इनने मदद करी इसकी ग्रीस की इसकी, ताकि इंडिपेंडेंस मिले इसे ऑटोमन एम्पायर से। तो उसके देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन जो थे एक इंग्लिश पोइट थे, उन्होंने काफ़ी फंड जमा करा और वार में फाइट भी करी इन्होंने। लॉर्ड बायरन ने इंग्लिश पोइट थे, तो इनकी जो है फाइट करते करते इनकी डेड हो चुकी थी। तो देख सकते हैं इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा इस ग्रीक इंडिपेंडेंस में। ये एग्जाम्पल के रूप में आपकी बुक में भी दिया है, मैंने भी समझा दिया है। और देखते हैं थर्ड, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, ये ट्रीटी जो हुई थी, तो इसके बाद जो है माना गया था कि ग्रीक जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन है, अब उस पर ऑटोमन एम्पायर नहीं चलेगा। इस ट्रीटी के बाद जो है ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिली। तो ये जो है सब जो है रेवोल्यूशन ही लाए थे, ये सब मिडिल क्लास के लोग ही उभर के आए थे जो रेवोल्यूशंस बने हुए थे, सीक्रेट सोसाइटी बनाई, फिर उन्हें वार रेवोल्यूशंस चले, फ्रांस रेवोल्यूशन, ग्रीक रेवोल्यूशंस, एंड जो है इसको देखा जाए तो बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिल गई, ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई। और भी देखेंगे हम इसके आगे जो है कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें जो है फ्रीडम मिला इस ऑटोक्रेसी से। ऑटोक्रेसी मतलब मोनार्ची सिस्टम से। और देखते रहिए, आगे हम वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।